सुदर्शनपुर नाम का एक हरा भरा गांव था, जहां खेतों की हरियाली और पक्षियों का मधुर कलरव हर सुबह मन मोह लेता था। उसी गांव के एक बड़े घर में संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें सास, बहू और बाकी परिजन अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त रहते थे। इस परिवार की मुखिया थी सावित्री देवी, जिनका स्वभाव बहुत कठोर था और वो बहू राधा पर अक्सर अपना रोष निकालती रहती थी। हालांकि परिवार में धन धान्य की कमी नहीं थी, पर प्रेम और सौहार्द का अभाव जरूर दिखता था। राधा, ये बर्तन अभी तक धुले क्यों नहीं है? दिन चढ़ा आया है और तुम अब तक सुस्ती में पड़ी हो। घर का काम संभालने के लिए बस तुम ही हो, तो जरा समय रहते सब कुछ निपटाया करो। मां जी, मैंने सब्जियां काट दी हैं और आंगन भी साफ कर दिया है। बस थोड़ा सा और काम बाकी है। मैं अभी बर्तन धो देती हूँ, आप परेशान ना हो, मैं जल्दी से सब संभाल लूंगी। राधा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि किस बात पर सास नाराज हो जाएंगी। वह दिन भर मशक्कत करती, फिर भी सावित्री देवी को उससे हमेशा कोई न कोई शिकायत रहती थी। माँ, राधा सुबह से लगे हाथ काम कर रही है। आप उससे इतना कड़वा मत बोला कीजिए। अगर काम में कोई कमी हो तो प्यार से समझा दीजिए, उसे भी सीखने का मौका मिल जाएगा। रमेश, तुम बीच में मत पड़ो। मैंने इस घर को सालों से संभाला है और अब बहू को भी घर के तौर तरीके सिखाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। प्यार दुलार से घर नहीं चलता, अनुशासन भी जरूरी होता है। इस घर में एक अजीब सा माहौल बन चुका था, जहां हर कोई सावधानी से बोलता था कि कहीं बात बिगड़ न जाए। पर राधा को अंदर ही अंदर महसूस होता था कि कुछ रहस्यमयी बातें भी छिपी हुई हैं, जिनके बारे में उसे पता नहीं। मैंने अक्सर मां जी को अपने कमरे में पुराने संदूक के पास कुछ खोजते हुए देखा है। वो दराज या संदूक खुलता है तो तुरंत मुझे बाहर भेज दिया जाता है, जैसे वहां कोई गुप्त चीज हो जिसकी जानकारी मुझे नहीं होनी चाहिए। घर में राधा का साथ देने वाले उसके पति रमेश और ससुर गोविंद ही थे, जो हालात समझते हुए भी चुपचाप मां के गुस्से को सहन कर लेते थे। हालांकि राधा की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बेटा राधा, मैं जानता हूं तुम्हें कई बातों का कष्ट है, लेकिन सावित्री को समझाना इतना आसान नहीं है। वह घर की इज्जत को लेकर बहुत संवेदनशील है और शायद इसी कारण कई बार हद से ज्यादा सख्ती बरतती है। बाबूजी, मैंने कोई शिकायत नहीं की है, पर माँ जी की हर बात मुझे भीतर तक डरा देती है। मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे कोई विशेष कारण से टारगेट किया जाता है और वही कारण वो संदूक में छिपा है। सावित्री देवी की आदत थी रात को सबके सो जाने के बाद अपने कमरे में एक पतली सी रोशनी जलाकर बैठना। राधा की जिज्ञासा अक्सर बढ़ जाती थी, लेकिन डर के मारे वह ज्यादा छानबीन नहीं कर पाती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने मां जी के कमरे में झांकना चाहा तो मैंने उन्हें उस संदूक में कुछ कागज उलट पुलट करते देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी, जैसे वो किसी बड़े खतरे से बचने की कोशिश में हो। हालात गहराते जा रहे थे और परिवार के लोग सावित्री देवी की बदलती मनोदशा से अनजान थे। बाहर से सब सामान्य दिखता, पर भीतर एक राज था जो पूरे माहौल को और भी तनावपूर्ण बना रहा था। राधा, कल सुबह जल्दी उठकर घर की छत और आंगन अच्छे से धो देना। मुझे मेहमान आने की उम्मीद है और तुम जानती हो कि मैं गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। जी मां जी, मैं सुबह 4 बजे से ही काम पर लग जाऊंगी। आप निश्चिंत रहे। मेहमान कौन आ रहे हैं? अगर कोई तैयारी और कर्मी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सावित्री देवी ने मेहमान के बारे में कुछ नहीं बताया, जिससे राधा को और भी संशय हुआ। उसे लगा कि शायद वही रहस्यमयी कागजात या परिवार से जुड़ी कोई पुरानी बात इन आने वाले मेहमानों से संबंधित हो सकती है। राधा, तुम माँ जी के बारे में कुछ उलझी हुई लग रही हो। अगर तुम्हें कोई बात खटक रही है तो बेझिझक मुझसे कहो। मुझे लगता है कि माँ किसी पुरानी चिंता या डर के कारण ऐसा व्यवहार करती हैं। रमेश, मैं भी यही सोचती हूँ, पर माँ जी मुझसे इतनी खफा क्यों रहती है, ये समझ नहीं आता।
मैंने उन्हें कभी नाराज करने की कोशिश नहीं की, फिर भी वे मुझे हमेशा दूर ही रखती है, जैसे मैं कोई पराई हूं। अगले दिन सुबह राधा ने छत से लेकर आंगन तक हर कोना धो डाला और कमरों में भी साफ सफाई का ध्यान रखा। सावित्री देवी भी तैयार थी, जैसे किसी खास आदमी की राह देख रही हो, जिनका आगमन बेहद महत्वपूर्ण था। घर ठीक लग रहा है, पर तुम सबने समय पर काम नहीं किया तो मेहमान आने पर हमारी नाक कट जाएगी। याद रखना, आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। सावित्री देवी का कठोर और लगभग डरावना रूप देखकर राधा के मन में दहशत फैल गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कौन आ रहा है जिसके कारण माँ जी इतने तनाव में है और सबको डरा रही है। मैंने बाबूजी और रमेश को इस बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। माँ जी ने बड़ी सावधानी से इस बात को छिपा कर रखा है, जैसे वो कोई पुराना हिसाब चुकता करने जा रही हो। बेटा राधा, तुम चिंता मत करो। जब मेहमान आएंगे तो सब सामने आ जाएगा। अगर सावित्री का कोई पुराना विवाद है तो हो सकता है कि आज उस पर कुछ हल निकल आए और हमारा घर भी शांति से जी सके। दोपहर होते एक अजनबी वृद्ध महिला घर में दाखिल हुई, जिसके चेहरे पर कठोर भाव और आंखों में पुरानी पीड़ा झलक रही थी। सावित्री देवी ने उसे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से धीमी आवाजों में बातचीत होने लगी। ये कौन हो सकती है जिनसे माँ जी इतनी गोपनीय बातें कर रही हैं? मैंने उनकी बातचीत सुनी तो नहीं, पर आवाजों से ऐसा लगा जैसे किसी बड़े अपराध का जिक्र चल रहा हो या फिर कोई पुराने कर्ज की बात हो। काफी देर बाद दरवाजा खुला तो उस वृद्ध महिला के हाथ में वही पुराने कागज दिखे जिन्हें सावित्री देवी संदूक में छिपाकर रखती थी। राधा समझ गई कि यहाँ कोई गंभीर मसला है जो अब शायद घर के दूसरे लोगों पर भी असर डालेगा। इन कागजों में मेरे पिछले जीवन की सबसे बड़ी भूल दर्ज है। मैंने एक बार जमीन के विवाद में उस महिला के साथ अन्याय किया था और तभी से मेरा मन शांति नहीं पा सका। मैं इस बोझ से मुक्ति चाहती हूँ। सावित्री देवी की आवाज में अचानक टूटन और पश्चाताप झलकने लगा। उन्हें एहसास था कि उन्होंने लालच या डर के कारण बहुत कुछ गलत किया, जिसके कारण उनका व्यवहार दिन दिन क्रूर होता चला गया। मां जी, अगर ऐसा है तो हमें सबके सामने सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस महिला के साथ अन्याय हुआ है उसे उचित मुआवजा देकर और माफी मांगकर आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हैं। वृद्ध महिला ने उन कागजों में जो लिखा था उसे परिवार के सामने उजागर करने को कहा। उसने बताया कि सावित्री ने कुछ साल पहले जमीन के कागजात में हेरफेर करके उसकी जमीन छीन ली थी, जिसकी वजह से वह दर दर भटकती रही। मैंने लालच और डर के चलते ऐसा किया, पर अब ये बोझ मुझे जीने नहीं देता। राधा ने मुझे हमेशा सहन किया, लेकिन मैं अपने अपराधों की छाया में डरती रही कि कहीं सारा सच सामने ना आ जाए। माँ, आपने हम सब से ये बात छिपाई और राधा को सदा कठोर व्यवहार से डांटते रही। मैं समझता हूँ आप डर के कारण सबको दूर रखती थीं, मगर ऐसा करके आपने घर का माहौल बिगाड़ दिया। सावित्री देवी के आंसू छलक पड़े और वह उस वृद्ध महिला के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने माफी मांगते हुए कागजों में सही दुरुस्ती करने का वचन दिया ताकि वह महिला अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सके। माँ जी, अब तो सब ठीक हो जाएगा। आप इतने दिनों से जिसे छिपाती आ रही थी, आज उसे स्वीकार करके आपने बड़ा कदम उठाया है। मुझे विश्वास है कि इस घर में भी नई खुशियां दस्तक देंगी। सच सामने आते ही सारा घर चकित था, पर सभी ने राहत की सांस ली कि अब पुराने झगड़े से मुक्ति मिलने वाली है। घर का वातावरण अचानक कुछ हल्का महसूस होने लगा, जहां हर कोई बिना डर के बातचीत कर सकता था। बहू राधा, मैंने देखा कि तुमने हमेशा धैर्य रखा और कभी भी सास के खिलाफ कोई कटु शब्द नहीं बोला। मुझे लगता है कि तुम्हारे सब्र और प्रेम ने ही सावित्री को अपनी गलती मानने के लिए प्रेरित किया है। राधा, मैंने तुम्हें बहुत सताया, तुम्हारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया,
मैं हमेशा डरती थी कि तुम सच को जानकर मुझे छोड़ जाओगी या घर की इज्जत खराब हो जाएगी, पर आज समझ आया कि सच्चाई मान लेने में ही सच्ची इज्जत है। राधा ने सावित्री को संभालते हुए कहा कि परिवार आपसी विश्वास से चलता है और गलती को सुधारने का अधिकार सबको है। उस पल घर में मानो नए सिरे से रिश्तों की बुनियाद रखी जा रही थी, जो प्रेम पर टिकी हो। मैं आपका सम्मान वैसे ही रखूंगी जैसे माँ का होता है। आपने अपनी भूल स्वीकार करके जो उदाहरण दिया है वह हम सबको हमेशा याद रहेगा। अब हमें मिलकर इस घर को पहले से भी ज्यादा खुशहाल बनाना होगा। उस वृद्ध महिला को हक लौटाया गया और वह पूरे परिवार को आशीर्वाद देकर वहां से विदा हुई। घर में पहली बार इतना सुकून महसूस हो रहा था कि सभी सदस्य साथ में बैठकर भोजन करने लगे, बिना किसी तनाव के। राधा, तुम्हारी वजह से आज हमारी माँ अपने पुराने पापों से मुक्त हो पाई हैं। मुझे यकीन है कि अब हमारे परिवार में भय और क्रोध की जगह भरोसा और प्यार पनपेगा, जिसकी हमें हमेशा तलाश थी। मैंने अपनी भूल से बहुत कुछ सीखा है और अब आगे कोशिश होगी कि मैं बहू को बेटी समझकर चलूं। मैंने जिससे अन्याय किया उसका भी दिल से प्रायश्चित करना चाहती हूं, ताकि जिंदगी मुझे माफ कर सके। इस तरह सावित्री देवी के मन का बोझ उतर गया और घर में प्रेम के नए अंकुर फूटने लगे। परिवार ने सीखा कि सत्य को स्वीकारना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही राह अंत में सबसे ज्यादा सुकून देती है।